my YouTube channel Physics by S.K. Soni. In the class of Physics class 12th. Today's unit is Unit 1 Electrostatics, Chapter 1 Electric Charge and Field. And topic of discussions are type of charge density, electric flux, Gauss theorem, proof of Gauss theorem, and Coulomb's law from Gauss theorem. Now our first topic is charge density. So the first type of charge density is linear charge density. इसको लाइन चार्ज डेंसिटी भी कहते हैं. इसका सिंबल लैम्डा होता है. Now the definition of charge linear charge density is charge per unit length is called linear charge density. सिंपल सी यूनिट है. अगर चार्ज यूनिफॉर्मली किसी लाइन कंडक्टर पे स्प्रेड है और चार्ज हमेशा आउटर सरफेस पे ही स्प्रेड होता है, चार्ज कभी कंडक्टर के अंदर नहीं होता है, तो चार्ज पर यूनिट लेंथ इसको लीनियर चार्ज डेंसिटी. इसकी यूनिट कूलम पर मीटर होती है और इसका फॉर्मूला लैम्डा इक्वल टू क्यू अपॉन एल. एक लाइन चार्ज मान लिया. अगर हम स्मॉल चार्ज और स्मॉल लेंथ मानते हैं तो फिर हमारे पास फॉर्मूला लैम्डा इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एल हो जाएगा. सो टोटल चार्ज ऑन द लाइन अगर हम निकालेंगे इस केस में तो क्यू इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर द लेंथ एल लैम्डा डी एल निकाल सकते हैं. Now the second type of charge density is surface charge density. इसका सिंबल सिग्मा है. Now the definition of surface charge density is charge per unit area is called surface charge density. SI यूनिट कूलम पर मीटर स्क्वायर. किसी सरफेस के ऊपर चार्ज यूनिफॉर्मली स्प्रेड है और अगर हम उसके यूनिट एरिया में कितना चार्ज है वो निकालते हैं तो वो उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कहलाएगी. जैसे हॉलो स्फीयर है, मैट्रिक शीट है, तो उसके ऊपर कितना चार्ज स्प्रेड है दैट इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी. इसका सिंबल सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन एस होगा और अगर हम स्मॉल वेरिएशंस में लेते हैं तो सिग्मा इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एस. तो टोटल चार्ज डेंसिटी अगर इस केस में निकालते हैं तो इंटीग्रेशन के थ्रू क्यू इक्वल टू सिग्मा इंटीग्रेशन ओवर एस आज सिग्मा डी एस हो जाएगा. नाउ द थर्ड टाइप ऑफ चार्ज डेंसिटी इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी. इसका सिंबल रो होगा और द डेफिनेशन इज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी. अगर चार्ज किसी वॉल्यूम पूरे ओवरऑल वॉल्यूम में स्प्रेड है, कोई इंसुलेटर है कि ऐसा हमारे पास सिस्टम है जिसमें चार्ज पूरे वॉल्यूम में स्प्रेड है, तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी. यूनिट इसकी चार्ज की यूनिट कूलम और वॉल्यूम की यूनिट मीटर क्यूब, तो कूलम पर मीटर क्यूब होगी और इसका फॉर्मूला रो इक्वल टू क्यू अपॉन वी. और अगर हम स्मॉल वेरिएशंस में निकालें तो रो इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी वी. और अगर अब हम इसकी फुल वैल्यू में निकालना चाहेंगे तो क्यू इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर वॉल्यूम रो डी वी होगा. हम जानते हैं कि एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी अपनी एक डायरेक्शन होती है और एरिया किसी एक प्लेन का होता है और प्लेन हमेशा दो एक्सिस से मिलकर बनता है. तो जो थर्ड एक्सिस होती है वो उस एरिया की डायरेक्शन को शो करता है. अगर एक्स वाई प्लेन में एरिया है तो जेड उसकी एक्सिस होगी, अगर आई क्रॉस जे है तो के उसकी डायरेक्शन होगी. तो हमें यहाँ पे फील्ड लाइंस को निकालने के लिए, ले जाने के लिए एक एरिया की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसकी डायरेक्शंस की ज़रूरत भी पड़ेगी. तो यहाँ एरिया वेक्टर हमेशा ध्यान रखना है कि जो थर्ड डायमेंशन होगी वो उसकी डायरेक्शन होगी. तो डी एस इक्वल टू डी एस को अगर हम एन कैप के साथ जोड़ना चाहें तो एन कैप इसकी थर्ड डायमेंशन होगी. अब हमारे पास नेक्स्ट इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जो एक पिक्टोरियल व्यू को एक न्यूमेरिकल व्यू में भी ले जाने की कोशिश करता है. इसकी डेफिनेशन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासेस परपेंडिकुलर टू द गिवन सरफेस एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स. एक सरफेस एरिया ले लिया, फील्ड लाइंस उससे पास आउट हो रही हैं, तो उसके यूनिट या किसी एक पर्टिकुलर एरिया से कितनी फील्ड लाइंस पास हो रही हैं वो उस पर्टिकुलर एरिया या यूनिट एरिया का फ्लक्स कहलाएगा. ये डायरेक्शंस में जाने पे हो सकता है फील्ड लाइन सपोर्ट कर रही हो
यहाँ पर मैक्सिमम फील्ड लाइंस मिल जाएंगी। किसी एक पर्टिकुलर एंगल पर फील्ड लाइंस चेंज हो सकती है। अगर हम परपेंडिकुलर लेंगे तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड और फील्ड लाइंस की डायरेक्शंस परपेंडिकुलर होगी। अगर हम अपोजिट डायरेक्शन में जाएं तो एरिया के अकॉर्डिंग फील्ड लाइंस की डायरेक्शन अपोजिट भी हो सकती है और किसी तीसरे एंगल के लिए डायरेक्शन फिर डिफर हो सकती है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ स्मॉल एलिमेंट ds ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड विथ एंगल ds, डी फाई की जो फॉर्मूला आएगा दैट इज ई डॉट डी एस। यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट है, इसका क्लियर मतलब है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है और जब भी डॉट प्रोडक्ट हटता है तो वहाँ कॉस थीटा आ जाता है। तो टोटल फ्लक्स अगर हम निकालेंगे तो फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर एरिया ई डॉट डी एस या ई डी एस कॉस थीटा। अगर थीटा जीरो है तो ई डी ई इंटू एस हो सकता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है और इसकी जो एसआई यूनिट है वो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम या फिर जूल मीटर पर कूलम होती है। अगर एंगल की वैल्यू 0 से 90 डिग्री के बीच में होती है तो फ्लक्स पॉजिटिव आएगा। अगर 90 डिग्री हो जाती तो cos 90 की वैल्यू 0 होती है तो फ्लक्स भी 0 हो जाएगा। और अगर 90 से लेकर 180 के बीच में होती है तो फिर फाई की वैल्यू नेगेटिव आएगी, फ्लक्स की वैल्यू नेगेटिव आएगी क्योंकि cos 180 तक वैल्यू नेगेटिव होती है। कुछ पॉइंट फ्लक्स के लिए, अगर चार्ज 0 होगा तो फ्लक्स 0 होगा, अगर चार्ज पॉजिटिव होगा तो फ्लक्स पॉजिटिव होगा, अगर चार्ज नेगेटिव होगा तो फ्लक्स नेगेटिव होगा, अगर फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकल रही हैं तो फ्लक्स पॉजिटिव होगा, अगर फील्ड लाइंस अंदर की तरफ आ रही हैं तो फ्लक्स नेगेटिव होगा। डायपोल का फ्लक्स हमेशा 0 होगा। फ्लक्स कभी भी आउटसाइड चार्ज पर डिपेंड नहीं करता है। अगर किसी एक बलून के अंदर चार्ज भरा हुआ है तो फ्लक्स उसके अंदर के चार्ज पर डिपेंड करेगा। हम बलून को ब्लो करके उसकी एरिया डबल भी कर दें तो भी फ्लक्स उतना ही रहेगा। तो इसी सब के लिए हमारे पास एक नया थ्योरम आता है दैट इज इम्पोर्टेंट थ्योरम ऑफ दिस चैप्टर, गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम यहीं से डिक्लेयर करता है कि फ्लक्स डिपेंड किस पे करता है। तो फ्लक्स हमने इसके पहले पढ़ा है कि चार्ज पॉजिटिव तो फ्लक्स पॉजिटिव, इसका मतलब फ्लक्स चार्ज पे ही डिपेंड करता है। तो गॉस थ्योरम इट स्टेट दैट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक विथ अ क्लोज सरफेस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय इट। So phi equal to EDS is equal to Q upon epsilon naught। तो आपसे आपको याद रखना है गॉस थ्योरम मीन्स phi equal to Q upon epsilon naught। phi is equal to Q upon epsilon naught। इसका प्रूफ हम सिंपल सरफेस, स्फेरिकल सरफेस, सिमेट्रिकल सरफेस के लिए लेते हैं। उसके सेंटर में हम Q चार्ज मान लेते हैं और उसके स्मॉल क्रॉस सेक्शन एरिया से हम देखते हैं कि कितना फ्लक्स निकल रहा है और उसको हम ds सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मानते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी परपेंडिकुलर निकलती हैं और एरिया की डायरेक्शन भी परपेंडिकुलर होती है। इसका मतलब इन दोनों के बीच में एंगल 0 हो गया। तो डी फाई इक्वल टू ई डी एस, और अगर हम यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे तो कॉस थीटा आएगा और ई भी परपेंडिकुलर है सरफेस के और डी एस की डायरेक्शन भी परपेंडिकुलर होती है। तो यहाँ पे कॉस 0 हो जाएगा और कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। तो हमारे पास आ गया ई डी एस। अब अगर हम टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना चाहें तो ये लूप इंटीग्रल ऑफ डी एस होगी, डी फाई होगा। तो डी फाई की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी एस। हमने पिछले वाले फॉर्मूले में रख दिया। ई की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर होती है और इंटीग्रेशन ऑफ डी एस कर दिया। अब इंटीग्रेशन ऑफ डी एस करेंगे तो ये पूरी सरफेस एरिया जो है वो एक स्फीयर का कर्व्ड एरिया है जिसका फॉर्मूला 4 पाई आर स्क्वायर होता है। अब यहाँ से 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा और हमारे पास फाई इज इक्वल टू बचा रहेगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से प्रूफ हो गया गॉस थ्योरम का। एक बार फिर से देखते हैं। डी फाई इक्वल टू ई डी एस या ई डी एस कॉस थीटा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स और एरिया की डायमेंशन सेम है, डायरेक्शन सेम है, तो थीटा 0 हो गया और कॉस 0 1 होता है तो ई डी एस आ गया। अब अगर हम फ्लक्स निकालेंगे तो लूप इंटीग्रल पूरा इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई कर देंगे।
E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है सरफेस के अकॉर्डिंग, और डी एस जो उसका स्मॉल सरफेस एरिया है, इसका पूरा सरफेस एरिया जो होगा वो 4 पाई आर स्क्वायर होगा। कट करने के बाद फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इट इज द प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम। अब हम कूलम्स लॉ को भी गॉस थ्योरम से निकाल सकते हैं, डिडक्शन ऑफ कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम। फिर से हम स्फेरिकल सरफेस मान लिया, उसके अंदर एक चार्ज प्लस क्यू और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मान ली हमने, एक स्मॉल एरिया मान लिया डी एस, और उसके डायरेक्शन भी इलेक्ट्रिक फील्ड से मैच करेगी। अब हमारे पास गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग फाई इक्वल टू ई डी एस इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इक्वल टू ई डी एस और गॉस थ्योरम फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ई और डी एस की सेम डायरेक्शन है, पहले ही बता चुके हैं। तो यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट कॉस जीरो होने के बाद 1 हो जाएगा, तो ई डी एस इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब E इंटू डी एस यहाँ पे स्मॉल सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर है, तो टोटल सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, और Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो E इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। अब हमारे पास अगर हम मान लें कि उस पॉइंट पे जहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है, और हमने पहले भी पढ़ा है जहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है तो हम वहाँ पे हम रखते हैं यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो हमारे पास फॉर्मूला है फोर्स का F इक्वल टू क्यू ई। तो यहाँ पे हमारे पास F इक्वल टू क्यू नॉट ई अगर हम रखेंगे, तो ई F इक्वल टू क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। इसको हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। दैट इज अ कूलम्स लॉ। तो गॉस थ्योरम से हम कूलम्स लॉ को भी प्रूफ कर सकते हैं।